अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मरीम नवाज़ और आज तारीख 1 नवंबर 2025 है और आज यानी नवंबर के आगाज़ ही से नवंबर का वो हाइप जो कि बार-बार प्रिडिक्ट किया जा रहा था, वो नज़र आ रहा है और उसकी वजह ये है कि नवंबर के महीने को पिछले साल के और इस साल के जो है वो हालात को अगर तकाबुली जायज़ा लेकर देखें, तो यकसर मुख्तलिफ है और इस साल नवंबर में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो कमान है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सिर्फ वो तब्दील नहीं हुई बल्कि पसे पर्दा कुछ बड़े फैसले ले लिए गए हैं जिसकी वजह से इस मुल्क की सबसे ताकतवर शख्सियत को खुद चलकर खैबर पख्तूनख्वा जाना पड़ा और वहां पर जाकर एक काउंटर नैरेटिव देने की जरूरत भी पेश आई। उसके अलावा इस्लामाबाद में जहां ये जो है वो एक और दफा दोबारा इस बात की गूंज होने लगी है कि 27वीं आईनी तरमीम आइंदा हफ्ते यानी परसों से शुरू होने वाले हफ्ते में किसी भी वक्त आ सकती है, तो उसके साथ ये भी गुफ्तगू शुरू हो गई है कि इस 27वीं आईनी तरमीम के मुहर्रकात होंगे क्या। इसी दौरान अदलिया के अंदर भी कुछ रद्दोबदल कर दी गई है। ये सारी रद्दोबदल और कुछ किरदार जिनको के मैदान में लॉन्च इसलिए किया गया है जो माजी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ थे और उनको लॉन्च इसलिए किया गया है कि वो एक और तहरीक चलाएं और वो अवाम को जो है वो एक स्मोक स्क्रीन क्रिएट करके बताएं कि पीछे सब जो है वो पसे पर्दा जो होना है वो हो जाए और अवाम उस ट्रक की बत्ती के पीछे लगी रहे। तो वो किरदार कौन-कौन है, उन्हें किस काम के लिए टास्क दिया गया है, तमाम तर तफसीलात इस वीडियो की सूरत आपके सामने रखूंगी। आगाज हम ये करते हैं कि बड़े तबादले जो है वो हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमने देखा मैंने आपको जब इससे पिछली वीडियो पर हम बात कर रहे थे तो उसमें मैंने आपको बताया था कुछ रोज कबल कि जो हमारे सुप्रीम कोर्ट प्रेस एसोसिएशन के सदर है जुल्करनैन इकबाल, उन्होंने ये बताया कि जो उनकी खबर है कि सुप्रीम कोर्ट के एंटायर रूम में जहां पर जजेस इकट्ठे होते हैं, वहां पर चीफ जस्टिस ने ऐलान कर दिया, उन्होंने बता दिया अपने साथी जजेस को कि भाई 27वीं आईनी तरमीम आ रही है और हमारे हाथ में अब कुछ नहीं रहेगा। तो मैंने उस वक्त भी उन्हें मतलब जैसे जब मुझे खबर पता चली तो मैंने जवाबन कहा कि भाई ये खबर ही ऐसी है कि बंदा सुन के हंसे कि इनके हाथ में था क्या जो अब इनके हाथ में रह नहीं रहा। मगर बहरहाल उसके बाद जो है वो सिचुएशन कुछ इस तरह की बनी कि एकदम से आकर के कामरान मुर्तजा साहब ने पब्लिक न्यूज में एक शो पर गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि 27वीं आईनी तरमीम पीर को यानी 3 नवंबर को लाई जा सकती है। अब उसके बाद फिर ये गुफ्तगू एक और जगह भी की कुछ लोगों ने कि 27वीं आईनी तरमीम बिल्कुल तैयार है, उसका ड्राफ्ट हुकूमत को थमा दिया गया है। जो वाहिद कदगन, जो वाहिद मसला रास्ते में था, वो वुकला के सबसे बड़े इलेक्शंस थे और आपको पता है वुकला के इलेक्शंस या अदालतें क्यों ज़रूरी हैं कि भई हम जो काम कर रहे हैं वो किसी आज़ादाना तरीके से चैलेंज ना हो जाए, कहीं ये इकट्ठे ना हो जाएँ। तो वुकला को या अदलिया को एज़ अ पूरी लीगल फ्रेटर्निटी रोकने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि उनको जो है वो पहले फतह किया जाए। तो अब जो रही सही कसर है, आपको पता है पाकिस्तान बार काउंसिल जो है, पाकिस्तान बार काउंसिल वुकला की वो नुमाइंदा जमात है फिर जिसके पास उसकी ज़्यादा कमान होती है, उसके कुछ डेज़िग्नेटेड 25 मेंबर्स होते हैं, उन 25 मेंबर्स ही में से सारा जो है वो अगला मुस्तकबिल का जितना भी मामला है वो चलता है। 26वीं आईनी तरमीम ब्रेन चाइल्ड थी और बहुत सारे उसमें मुआवनत थी पाकिस्तान बार काउंसिल की और आपको याद होगा कि 26वीं तरमीम के वक़्त जब पाकिस्तान बार थोड़ा डट गई थी और उन्होंने थोड़ा-सा सवालात उठाए थे, तो बाकायदा आज़म नज़ीर तारड़ साहब को एज़ अ लॉ मिनिस्टर आकर उनको ब्रीफ करना पड़ा था। तो बड़ा ज़रूरी होता है वुकला को साथ लेकर चलना। तो अब मामला ये है कि आज जो है वो तमाम सूबाई बार काउंसिल्स के इलेक्शन हो रहे हैं। इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो पूरा होगा, इट्स जस्ट लाइक सेनेट और उसके बाद जब इलेक्टोरल कॉलेज पूरा हो जाएगा, तो फिर 16 नवंबर को जो पाकिस्तान बार काउंसिल है, उसके मेंबरान का इंतखाब होगा और उसके बाद उसकी जो सरबराही है, वो भी तब्दील होगी क्योंकि उनकी जो मुकर्ररा मुद्दत है 5 साल की, वो मुकम्मल हो चुकी है। तो बहरहाल अब उसके अंदर दोबारा से इनको फारूक नाइक साहब चाहिए, आज़म नज़ीर तारड़ साहब भी चाहिए, उनके अंदर इनको हारून रशीद साहब भी चाहिए, उनके अंदर इनको कल्बे हसन साहब भी चाहिए ताकि वो जो एहसन बून वगैरह एक मेजॉरिटी जो है ना जो वो ग्रुप है जो 27वीं आईनी तरमीम के मुतालबे करता है, उनकी मेजॉरिटी अटेन करनी है पाकिस्तान बार काउंसिल के अंदर। अब हुआ कुछ ये है कि इस वक़्त जो इलेक्शंस हो रहे हैं, इसमें आपको पता है कि यंग लॉयर्स एक बड़ी तादाद है पाकिस्तान में और उनके वोट जो है ज़ाहिर-सी बात है कि सूबाई बार जो जैसे इस्लामाबाद बार है, लाहौर बार है, कराची बार है, पेशावर बार है, इसी तरह से क्वेटा बार है, उन सब के जो इलेक्शंस हैं, उनमें जो वोट्स हैं वो यंग लॉयर्स के भी हैं। तो अब वो जो यंग लॉयर्स की लॉट है, वो मेजॉरिटी आपको पता है वो ये जो जो वो उनकी जो मेजॉरिटी है, वो इस दौड़ में नहीं है कि उनको प्लॉट मिलेंगे क्योंकि वो प्लॉट्स के लिए एलिजिबल नहीं है और वो प्लॉट्स वाली दौड़ से काफ़ी सारे लोग ऊपर भी हैं। तो जब वहाँ उनके वो मॉनेटरी गेन्स देकर उनको नहीं बहलाया-फुसलाया जा सकता, तो कुछ इत्तलात ये भी आ रही है कि भई मसाइल हो रहे हैं। कुछ जगहों पर मैनेज करने में प्रॉब्लम हो रहा है। वो जो फॉर्म 47 निकलने लगे हैं बाहर के इलेक्शंस में, वो मैनेज करने में प्रॉब्लम हो रहा है। तो जब ये मैनेज हो जाएगा, तो इसके बाद जो है वो जब एक इलेक्टोरल कॉलेज पूरा हो जाएगा, तो उसके बाद जो पाकिस्तान बार के इलेक्शंस है, वो हो जाने तक जो है वो समझ आ जाएगा अभी 4-5 दिन में रिजल्ट्स आने से कि भई
इस्लामाबाद से कौन-कौन से मेंबर मुंतखब हुए हैं, तो कराची से कौन हुए, क्वेटा से कौन हुए, लाहौर बार काउंसिल के कौन हुए, पेशावर से कौन हुए, तो उसके बाद ये तय हो जाएगा कि पाकिस्तान बार काउंसिल में कौन आएगा, कि भई हमें मुस्तकबिल में कोई मुआवनत मिलेगी, जो माज़ी में मिल रही थी, हर जो है वो इस किस्म के दौर में मिली है वुकला से, या फिर मज़ाहमत ना आ जाए कहीं वुकला तहरीक जैसी। और ये बात मैं इसलिए कर रही हूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं कि भई उन्हें जो करना होता है, वो कर लेते हैं, बाय फ़ोर्स कर लेते हैं, लेकिन उस बाय फ़ोर्स करने के लिए भी उनको चंद ताकतवर हलकों की हिमायत दरकार होती है, चंद ताकतवर ग्रुप्स की हिमायत दरकार होती है, जहाँ से अगर मज़ाहमती आवाज़ उठ जाए, जहाँ से अगर उनका अपना कोई एक जो है ना वो उसके शतरंज के अंदर कोई एक भी जो उसका उनका उसका शतरंज का कोई भी जो मोहरा है वो अगर इधर-उधर हो जाएगा तो बड़े मसाइल हो जाएँगे, तो वो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। तो बहरहाल अब मसला ये है कि पाकिस्तान बार के इलेक्शंस तक जो मामला है वो कुछ इस तरह का या 4-5 दिन का इसमें अहम ज़रूर हैं। अब कामरान मुर्तज़ा साहब की खबर थी कि उनकी इत्तला है कि पीर को 27वीं आईनी तरमीम लाई जा सकती है। इससे कबल हमने देखा मौलाना फज़लुर रहमान ने बड़ी सख्त तकरीर की, ख़ास तौर पर एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसीज़ को लेके न्यूयॉर्क में बड़ा जो है वो बहुत सारे लोगों के लिए ये बात भी मुश्किल थी, भई मौलाना ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? तो हम सबको पता है कि मौलाना फज़लुर रहमान तकरीर करने के माहिर हैं। लेकिन अभी तक जितने भी मामलात बड़े आए उनमें उन्होंने वोट जो है वो हुकूमत के हक में ही किया, अपना अपना जो वोट था उसको हुकूमती पलड़े में डालकर उसी को मजबूत किया। तो बहरहाल गुड कॉप बैड कॉप, मैं अपनी बात पे बिल्कुल राज़ी जो सॉरी अभी तक जो है वो बिल्कुल अपनी बात पर कायम हूँ कि गुड कॉप और बैड कॉप खेला जाता है। लेकिन अब मामला ये है कि कुछ जो है ना वो सुहेल आफरीदी साहब के आने से कुछ रद्दो-बदल आया। पहली मर्तबा ये हुआ कि मौलाना फज़लुर रहमान के जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा को लेकर, वो दूर हुए, क्योंकि अली अमीन गंडापुर उनके हलके से ना सिर्फ़ उनके सियासी हरीफ थे, बल्कि बहुत सख्त बयानबाज़ी दोनों की चलती थी। तो सुहेल आफरीदी साहब ने एक मूव ये की है कि जहाँ इमरान खान ने उनको उनकी काबीना बनाने का इख्तियार दिया, उन्होंने काबीना बना ली, काबीना के बाद हलफबर्दारी हो गई। उसके बाद अब सुहेल आफरीदी का जो नेक्स्ट मूव है वो ये है कि वो अपने सूबे के मसाइल के ऊपर तमाम पार्टियों को इकट्ठा बिठाने के लिए सरगर्म हैं। उन्होंने जो है वो जो सुहेल आफरीदी हैं, उन्होंने तमाम सियासी जमातें जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर नुमाइंदा सियासी जमातें हैं, चाहे उनका ताल्लुक अपोज़िशन से है, उनको जो है वो उनसे कॉन्टैक्ट किया, उनसे टेलीफ़ोनिक खुद राब्ता किया, मौलाना फज़लुर रहमान को कॉल की, एमल वली खान को कॉल की, सिराजुल हक यानी जमीयत उलमा इस्लाम उनको कॉल की, अमीर मकाम मुस्लिम लीग नून बदतरीन हरीफ है जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनको भी कॉल की, आफ्ताब शेरपाओ साहब जिनके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है गवर्नर तब्दील किया जाए, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में एक पैरेलल सिस्टम जो है वो बनाने में बड़ी मुतहर्रिक है एस्टेब्लिशमेंट। तो आफ्ताब शेरपाओ साहब कैंडिडेट हैं, लेकिन उनसे भी राब्ता किया है सुहेल आफरीदी ने, और मोहम्मद अली शाह बादशाह से भी राब्ता किया है, और तमाम कायदीन से राब्ता करके सूबे की मजमूई अमन-ओ-अमान की सूरत हाल पर बात की, और सूबे में अमन के क़याम पर जो है वो ये कहा कि कोई दो राय नहीं है। हुकूमत जो है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत, वो खैबर पख्तूनख्वा में अमन की हामी है, और अमन से आगे उनके लिए कोई भी तरजीह नहीं है। उसके अलावा उनका जो अगला प्लान है वो ये है कि सूबाई असेंबली की जो है वो एक इन हाउस कमेटी का इजलास बुलाया जाए, जिसमें तमाम खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ख़ास तौर पर जिन इलाकों में जो दहशतगर्दी से मुतासरा इलाके हैं, वहाँ के अमायदीन, वहाँ के मिशरान को बुलाया जाए, और तमाम सियासी जमातों के कायदीन का जो है वो एक जिरगा भी बुलाया जाए। तो आपको पता है कि इससे पहले मोहम्मद सुहेल आफरीदी जो कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं, उन्होंने किया ये कि वो गए, उन्होंने तमाम जो जिरगे के अमायदीन थे मुख्तलिफ जगहों पर उन्होंने दौरे किए, उन्होंने वहाँ पर अमन जिरगे की बात की, और अब वो सियासी जमातों पर मुश्तमिल एक अमन जिरगा करना चाह रहे हैं इन हाउस पार्लियामेंट की कमेटी में, और उसके अंदर उन्होंने खुद दावत दी है मौलाना फज़लुर रहमान को, उन्होंने खुद दावत दी है आफ्ताब शेरपाओ को। मैंने आपको फिर बताया जो कैंडिडेट समझे जा रहे हैं इन दिनों गवर्नरशिप के, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि जो मोहम्मद सुहेल आफरीदी साहब हैं, जो कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के जो है वो वज़ीर आला है, उनको इमरान खान ही की हिमायत नहीं हासिल, बल्कि उनके बारे में उनके जो मुखालिफिन हैं, यानी वो गवर्नर फैसल करीम कुंडी जो रोज़ाना अली अमीन गंडापुर के बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, उन्होंने अभी तक सुहेल आफरीदी के आने के बाद कोई बयान नहीं दिया है। तो उनको भी तब्दील करने के बारे में सोचा जा रहा है। तो अब मामलात ये हैं कि चाहा ये जा रहा है कि कोई ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि एक और शख्स जो कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अवाम को भी पसंद है, खैबर पख्तूनख्वा में ऑपोज़िशन जमातें भी उससे कोई मसला नहीं रखती, इमरान खान भी मुकम्मल उस पर एतमाद करते हैं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ भी उसकी जो है वो तक़लीद कर रही है। तो ऐसे शख्स को जो सूबे के जो है वो फैसले भी ले रहा है, क्योंकि अवाम ने उसको मैंडेट भी दिया है, वो हमसे मुलाकात भी नहीं कर रहा, वो हमसे पसे पर्दा मिल भी नहीं रहा, वो हमसे डील भी नहीं कर रहा, वो हमें ये कहता है कि भई मैं चीफ एग्ज़ीक्युटिव हूँ सूबे का, आप मुझसे आकर मुलाकात
मुलाकात करो, तो ऐसे शख्स का निज़ाम कितना अरसा चलने दिया जा सकता है? आपको पता है, इस तरह के मूव्स जिस किसी ने भी की, उस शख्स को रास्ते से हटाने के लिए हर बार आज़माया गया। तो अब 2 प्लान्स हैं। नंबर 1 प्लान ये है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक पैरेलल सिस्टम खड़ा किया जाए और उस पैरेलल सिस्टम को खड़ा करने के लिए कोई तरमीम भी लाई जा सकती है। बाकायदा आपको पता है 18वीं आईनी तरमीम को भी जो है वो खतरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को महसूस हो रहा है। हम देखते हैं कि अक्सर उसके बारे में रज़ा रमानी साहब जो कि साबिक सेनेटर हैं, बड़े सीनियर हैं, आर्किटेक्ट हैं 18वीं तरमीम के, वो भी उसकी हिमायत में बोल पड़ते हैं और कहते हैं कि इसको खत्म करना बड़ा मुल्क के लिए जो है वो एक डिफिकल्ट सिचुएशन बना देगा। इसी तरह से जो दीगर इसमें किरदार है वो भी बोल पड़ते हैं। तो अब मामला ये है कि 27वीं आईनी तरमीम लाने का प्लान तो हुकूमत का है। अब उसकी टाइमिंग्स क्या होगी? वो नवंबर का फर्स्ट हाफ होगा। नवंबर में बहुत सारे टारगेट्स अचीव करने हैं। मैंने आपको पहले भी बताया, इंटरनेशनली बहुत सारे टास्क हैं जो मिले हुए हैं हुकूमत को, जिसको वो अचीव करना चाहती है और उसके लिए भी बड़े सरगर्म हैं इस वक्त मौजूदा जो कई हल्के हैं। तो लिहाजा मामला ये है और बात ये है कि नंबर 1 प्लान ये है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर गवर्नर तब्दील कर एक पैरेलल सिस्टम खड़ा किया जाए, ताकि सुहेल आफरीदी के रास्ते को किसी तरह रोका जा सके, क्योंकि पसे पर्दा उनके बहुत सारे प्लान्स हैं। उन्होंने बाकायदा अपने जो मुख्तलिफ खैबर पख्तूनख्वा के हिस्से हैं और फिर पंजाब के कुछ हिस्से हैं, उनके जो लोकली उनके एमएनएज, एमपीएस वगैरह उनसे मिलना शुरू कर दिया है और अपनी ये कैपेसिटी देखना शुरू कर दी है कि हम कब तक जो है वो कितने बंदे किस वक्त निकाल सकते हैं। और वो ये भी कह चुके हैं कि अगर इमरान खान हमें 24 घंटे के ब्रेक पर एक कॉल देंगे और 24 घंटे का वक्त देंगे तो भी हमारी तैयारी मुकम्मल है। तो पसे पर्दा जो उनकी मीटिंग्स हैं, ज़ाहिर-सी बात है कि अगर हमारे तक खबर पहुँच रही है तो खबर बहुत सारी और जगहों पर भी पहुँच रही होगी, लेकिन एग्ज़ैक्टली ये गेस करना बड़ा मसला हो रहा है कि जी हो क्या रहा है। तो बहरहाल अब दूसरी जानिब ये है अहम तरीन चीज़ कि दूसरी बात है वो ये है कि एक जो मामला है, दूसरा जो प्लान बी मैं आपको कह रही हूँ वो ये है कि प्लान बी में एक अहम चीज़ ये है कि अम जो पीटीआई के वो रहनुमा हैं, जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ छोड़ चुके हैं और आपको पता है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और उन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के इवज़ जो है, उनको बहुत कुछ नवाज़ा भी गया इस तरह से कि उन पर केसेस नहीं बने, उनको छोड़ दिया गया। अब बाकायदा उन 2-4 नामों को लॉन्च किया जा रहा है और लॉन्च किया जा रहा है इस तरह से कि वो इमरान खान से जाकर के मुलाकात करें अडयाला जेल में, आपको ऐसी खबर सुनने को मिल सकती है कुछ दिनों में। और फिर वो इमरान खान को कायल करे कि जी हम तहरीक चलाते हैं और वो इमरान खान को बताए कि जी हम जो है वो आपका मामला लीड करेंगे। आपकी पार्टी तो सलमान अकरम राजा वर्सेस मिशाल यूसुफ से ही सलमान अकरम राजा वर्सेस जो है वो अली अमीन गंडापुर चलता रहता है, अली अमीन गंडापुर वर्सेस अलीमा खानम चलता रहता है, तो आपकी पार्टी कुछ नहीं कर पाएगी सर, आप हम पर भरोसा करें। वो नाम कौन से है? बड़ा दिलचस्प है, फवाद चौधरी। आप उनकी ट्वीट्स खोलकर देखिए वो 3 दिन से क्या कर रहे हैं, 4 दिन से क्या कर रहे हैं। असद उमर कहीं नहीं थे पिछले 1 साल से, अचानक मुतहर्रिक हो गए, टीवी प्रोग्राम्स में जाने लगे, पीटीआई की क़यादत के ऊपर तनकीद करने लगे। इमरान इस्माइल जो कहीं नहीं थे, अचानक से जाके लाहौर में जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की वो लीडरशिप जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, जो पिछले 2 साल से पाबंदी सिलासिल है, 2023 से बल्कि अब 2025 भी आगे चल चुका 2.5 साल से, वो जो है वो मामला उन सब लोगों को जो है वो जाकर मिले। उनमें उमर सरफराज चीमा का ज़िक्र है, वैसे मिले तो शाह महमूद कुरैशी साहब को है, लेकिन उनके बारे में बात करने लगे जो लाहौर में कोट लखपत जेल में हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हैं, उमर सरफराज चीमा हैं, मियां महमूद रशीद है, इसी तरह से जो है वो इजाज़ चौधरी हैं। इन सबसे जाकर जो है वो मुलाकातें करके बाकायदा तौर पर बता रहे हैं कि हम लोग जो है वो इमरान खान से भी मिले और इमरान खान को बताएँगे, इस बारे में खबरें आ रही हैं, ज़राए दावा कर रहे हैं कि इमरान खान से ये मुलाकात कराई जा सकती है और आप खुद सोचिए कि इमरान खान से मुलाकात सुहेल आफरीदी की नहीं कराई जा रही और इमरान खान को ये बात मालूम है। ऐसे में जब इमरान खान की मुलाकात फवाद चौधरी से हो जाएगी, इमरान इस्माइल से हो जाएगी, जिनका नेक्स्ट स्टॉप अडयाला था, लेकिन जब नेक्स्ट स्टॉप अडयाला वाली बारी आई तो वो पीटीआई छोड़ के चले गए बाय एनी रीज़न्स। मैं ये नहीं कह रही कि उन्होंने गलत किया है, ठीक किया है, ये उनकी सियासत है, उनका तर्ज़-ए-सियासत है। अब आकर अगर वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के फॉलोअर को या अवाम को ये कायल करने की कोशिश करेंगे कि वो किसी किस्म की तहरीक लीड करते हैं, तो ये किसी की आँखों में धूल झोंकने के सिवा कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमारी इत्तलात ये है कि ताकतवर हलकों ने इनको लॉन्च किया है और उनको बताया है कि नवंबर में हमारी बहुत सारी कमिटमेंट्स हैं, लिहाजा आप एक ऐसी जो है वो स्मोक स्क्रीन बना दीजिए कि जो अवाम को उस बत्ती के पीछे लगाए रखे और हम पसे पर्दा अपना काम करते रहें। इसके अलावा ये जो प्लान बी है, अब इसमें कितना अमल दरामद होता है, क्या होता है, लेकिन कुछ अहम तकर्री और तबादले भी हो रहे हैं। जो खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने अपने स्पेशल सेक्रेटरी भी तब्दील कर लिए हैं। उन्होंने अपने स्पेशल सेक्रेटरी तैनात किया है एक ऐसे शख्स को जो बड़े जो है वो एक ज़बरदस्त किस्म की
ब्यूरोक्रेट हैं। इससे पहले वो इमरान खान के साथ बराह रास्त काम कर चुके हैं। इससे पहले वो अभी भी सुहेल आफरीदी की जो है वो उनके अंदर जो सीनियर ब्यूरोक्रेसी है उसका हिस्सा थे, लेकिन अब जो है वो सीएम केपी ने उनको बनाया अपना स्पेशल सेक्रेटरी। तो मामला ये है कि ऐसी सूरत-ए-हाल में जब सीएम केपी अपने इर्द-गिर्द इस तरह के लोगों को ला कर के लगा रहे हैं, जिनका अंदाज़ बड़ा क्लियर है, जिनके मामलात बड़े क्लियर हैं, वो किसी भी किस्म से किसी भी तरह से करप्ट नहीं हैं, उनके मुस्तकबिल की मूव्स भी नहीं पता, तो बहुत सारे हलकों में बौखलाहट है। अब जहाँ हमने ये बात कर ली प्लान ए, प्लान बी, कुछ अदलिया के अंदर भी जो है वो कुछ रद्द-ओ-बदल हो रहे हैं, और रद्द-ओ-बदल ये हो रहे हैं कि चीफ जस्टिस जनाब याहिया खान ने अपने जो उनके जो है वो कुछ अपने इर्द-गिर्द के कुछ जो है वो तब्दीलियाँ की हैं, और वो ये की हैं कि उन्होंने अपने जो उनके रजिस्ट्रार हैं, उनको तब्दील कर दिया है। कुछ इत्तला ये है कि रजिस्ट्रार पर कुछ जजेस खुश नहीं थे, और उनके खुश ना होने पर जो है वो ये तब्दीलियाँ की गई हैं। लेकिन सिर्फ़ इतनी ही तब्दीलियाँ नहीं की गई, बल्कि बाकायदा जो है वो दीगर तब्दीलियाँ भी की गई हैं, और कुछ और स्पेशल ओहदों के ऊपर भी स्पेशल लोगों को तैनात किया गया है। जो सुप्रीम कोर्ट है, उसके अंदर फ़खर ज़मान, जो कि ऑलरेडी रजिस्ट्रार के कायम मुक़ाम रजिस्ट्रार के तौर पर काम कर रहे थे, खैबर पख्तूनख्वा से एडिशनल सेशन जज थे, उनको डायरेक्टर जनरल रिफॉर्म्स तैनात कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और उसके अलावा जो रजिस्ट्रार है सुप्रीम कोर्ट के, उनको तब्दील कर दिया गया है, और एक नए रजिस्ट्रार जो है वो लाकर सुप्रीम कोर्ट में लगाए गए हैं। और इसकी वजह जो है वो ये भी बताई जा रही है कि जो पिछले रजिस्ट्रार जो एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट थे, उनको हटाया इसलिए गया कि उनके ऊपर जो है वो कुछ इस किस्म की जो है वो सवालात उनके ऊपर उठ रहे थे। और जो इंटरनली जो स्टोरी हुई वो ये, हमारे कुछ दोस्त दावा करते हैं कि बिल्कुल खुश नहीं थे चीफ जस्टिस उनके कुछ इक़दामात से, क्योंकि चीफ जस्टिस जनाब याहिया खान ने इस तरह से जो है वो इंतज़ाम सुप्रीम कोर्ट के अंदर बना लिया है कि उनकी मर्ज़ी के बगैर अगर कुछ हो, तो वो उनको पसंद नहीं आता, और अगर उनके जो है वो उनको बताए बगैर कुछ हो या कोई मामला किया जाए, तो फिर उस पर सख्त सरज़निश भी होती है। तो बहरहाल जो सलीम खान साहब पिछले साल लाकर लगाए गए थे, 1 साल उन्होंने अपना टेन्योर मुकम्मल किया, अचानक वो छुट्टी पर गए, गुज़िश्ता रोज़ आए, उनके लिए एक तकरीब भी हुई, और फिर उसके बाद उनको ओहदे से हटा दिया गया, और फिर सुहेल मोहम्मद लगारी जो है वो उनको सुप्रीम कोर्ट का नया रजिस्ट्रार लगाया गया। ये भी कोई एडिशनल सेशन जज हैं, जिनको ला कर के लगाया गया, और बताया ये जा रहा है कि उनकी भी बड़ी एक्सपर्टीज़ है। तो सुप्रीम कोर्ट, जो आपको पता है एक बाकायदा तजुर्बा का बंदी जारी है, और जिसके बारे में खुद सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ये दावा करता हो कि ये अब खत्म ही होने वाली है, तो उसके बारे में ज़्यादा बात करके क्या करना। मगर बहरहाल ये सब कुछ इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि इस वक़्त जो है वो बाकायदा जो माहौल बना हुआ है, जो जिस तरीके से चीज़ें आगे चल रही हैं, इसमें ये सारे तगर्रे और तबादले जो है उनको रिकॉर्ड पर रहना चाहिए। तो ये जो है वो सिचुएशन है, और इस सिचुएशन को देखकर आप खुद जज कर सकते हैं कि नवंबर किस कदर जो है वो हाइप्ड अप हो सकता है, और नवंबर को लेकर कुछ हल्के कितनी परेशानी का शिकार हैं। तो कुछ दिनों की ब्रेक के बाद आपके साथ मुलाकात हुई, उसमें कुछ ज़ाती जो है वो मसरूफ़ियत थी। मुझे अ, फ़िलवक़्त जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी, उस पर अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह नेगहबान।